जाति के आधार पर हुई कार्रवाई। देश में ईद के मौके पर पीएफआई कर सकती है बड़ी गड़बड़ी। सूफी खानका एसोसिएशन के अध्यक्ष ने जताई आशंका। गृह मंत्री और 3 राज्यों को लिखा पत्र। महाराजगंज के ठूठीबारी में तेंदुए की दहशत, 3 लोगों को हमला कर किया जख्मी। वन विभाग ने शुरू किया कॉम्बिंग ऑपरेशन, जगह जगह लगाए पिंजरे। प्रस्तुतकर्ता घड़ी डिटर्जेंट, भारत का नंबर 1 डिटर्जेंट पाउडर। प्रायोजक पतंजलि दिव्य जल, देश का पानी हर बूंद में शुद्धता। उत्तराखंड देख रहे हैं आप, आपके साथ में हूँ दिव्या तिवारी। रमजान का पाक महीना पूरा हो चुका है और अब ईद की तैयारी है, लेकिन इन तैयारियों पर पीएफआई की नापाक नजर। दरअसल सूफी खानका एसोसिएशन ने देश के गृह मंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर आगाह किया है कि प्रतिबंधित संगठन पीएफआई ईद पर माहौल खराब कर सकता है। एसोसिएशन के अध्यक्ष कौसर मस्जिदी ने मांग की है कि पीएफआई पर कार्रवाई की जाए ताकि ईद अमन चैन के साथ मनाई जा सके। दूसरी ओर कानपुर से बीजेपी सांसद सत्यदेव पचौरी ने भी कानपुर प्रशासन को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने कानपुर में बड़ी संख्या में रोहिंग्याओं के होने की बात कही है। सांसद का कहना है कि सिंचाई विभाग की जमीन और सरकारी कब्रिस्तान की जमीन पर बड़ी तादाद में रोहिंग्याओं का कब्जा है। इन जमीनों को जल्द ही मुक्त कराया जाए। साथ ही बीजेपी सांसद सत्यदेव पचौरी ने कहा है कि रोहिंग्या देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। तो आज माहौल चाय 6 में चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे कि क्या है ईद पर पीएफआई का दंगा प्लान। लेकिन उससे पहले एक खास रिपोर्ट देखिए। देश का प्रतिबंधित संगठन पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया क्या ईद पर बड़ी साजिश रच रहा है? संदिग्ध गतिविधियों में शामिल रहने वाला संगठन क्या ईद पर किसी दंगे की फिराक में है? ये सवाल इसलिए क्योंकि सूफी खानका एसोसिएशन का एक लेटर कुछ इसी तरफ इशारा कर रहा है। ईद के मौके पर तशद्दुद कराना, दंगा फसाद कराना, ये पीएफआई का मकसद मालूम होता है। सूफी एसोसिएशन की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि ईद के मौके पर पीएफआई हिंसक घटनाओं को अंजाम दे सकता है। पत्र में बताया गया है कि 29 अप्रैल को संगठन की ओर से इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था, जिसमें पीएफआई नेता मोहम्मद शफीक ने कई भड़काऊ भाषण दिए थे। पीएफआई के लोग अब इफ्तार पार्टियों की आड़ में अपना सांप्रदायिक और विभाजनकारी एजेंडा परोस रहे हैं। इसके बारे में सूफी खानका एसोसिएशन ने ये खत जनाब वजीर दाखिला सूफी एसोसिएशन की ओर से केंद्रीय गृह मंत्री समेत 3 राज्यों को ये पत्र भेजा गया है और पीएफआई पर सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। वहीं दूसरी तरफ कानपुर के सांसद सत्यदेव पचौरी ने जिलाधिकारी और पुलिस आयुक्त को भी एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने रोहिंग्या मुसलमानों से अवैध कब्जे को मुक्त कराने की बात कही है। सांसद सत्यदेव पचौरी ने रोहिंग्या को देश की सुरक्षा के लिए खतरा बताते हुए सरकारी जमीन पर रोहिंग्याओं के कब्जे का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान कानपुर में बने कब्रिस्तान की जमीन पर रोहिंग्या लंबे समय से रह रहे हैं। सांसद के पत्र पर पुलिस प्रशासन का जवाब भी सामने आया है। मेरा मानना है कि कानपुर पुलिस जो है वो इस विषय पे हमेशा से गंभीर है और हम लोग ऐसे सभी क्षेत्रों में जहाँ पे लोग काम करने के लिए रह रहे हैं, भाड़े पे रह रहे हैं, उनका परीक्षण और उनका एग्जामिनेशन और देश में जनपद में कमिश्नरेट के भीतर ऐसे लोग ना रहें, इसके लिए निरंतर प्रयास करते रहेंगे। ये एक सस्टेन्ड वर्क है, इस पे हम हमेशा काम करते रहेंगे। बहरहाल हाल के समय में हुई कई हिंसक घटनाओं में पीएफआई का नाम आया है। ऐसे में ईद के मौके पर सूफी खानका एसोसिएशन का लेटर पीएफआई की दंगाई साजिश की तरफ इशारा कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
और चलिए अब इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए इस वक्त खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। मोहम्मद अतीक प्रवक्ता मुस्लिम लीग के हमारे से जुड़ गए हैं, इसके साथ ही शमशी आजाद जी जुड़े हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता जावेद अहमद जी जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है कौसर मजीदी जी अध्यक्ष है सूफी खानका एसोसिएशन के, जिन्होंने गृह मंत्री को पत्र लिखा है और हिंसा की आशंका उनकी तरफ से जाहिर की गई है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। लेकिन शुरुआत मजीदी जी मैं आपके साथ ही करना चाहूंगी। हिंसा की आशंका आप जाहिर कर रहे हैं और पीएफआई पर बड़ा आरोप लगा रहे हैं, लेकिन इस आरोप का आधार क्या है आपके पास? देखिए, आधारहीन बात तो सूफी खानका एसोसिएशन ने आज तक नहीं की है। हमने जो भी बात की है तथ्यों और सबूतों के आधार पर की है। 26 जनवरी 2022 को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने एक रेजोल्यूशन पास किया था और कहा था कि हम पूरे भारत में लोकतंत्र बचाओ अभियान जारी करेंगे। बल्कि उनका वो लोकतंत्र बचाओ अभियान नहीं था, वो भारत जलाओ अभियान था। उसके बाद ही पूरे देश में जिस तरह से तशद्दुद की वारदातें हुई हैं वो सारे हिंदुस्तान ने देखा। 17 फरवरी को उन्होंने कोटा में एक सम्मेलन आयोजित किया, उसके बाद से चीज़ों में बढ़ोतरी हुई और सबसे अहम बात यह है कि 28 फरवरी 2022 को इन्होंने अहमदाबाद में एक वेबिनार आयोजित किया और वेबिनार आयोजित करने के बाद उन्होंने जो फोकस किया था महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात और राजस्थान के इलाकों में फोकस किया था इस वेबिनार के जरिए। और जो पूर्ववर्ती दंगे हुए थे उस दंगे की चीज़ों को फोकस करके मुस्लिम समाज को भ्रमित किया गया था, खासतौर से नौजवानों को रेडिकलाइज किया गया था। इसका परिणाम ये देखने को मिला कि इन्हीं 4 राज्यों में रामनवमी के जो भी घटनाएं हुई, दंगे फसाद की, पूर्व में जो हुआ तो हुआ, लेकिन आज का कंपेरिजन आप करेंगे क्या? जब माहौल बेहतर हो तो उसमें भड़काने का काम करेंगे क्या? क्योंकि भड़काऊ भाषण देने का आरोप तो आप पर भी लगता रहा है। आपने बुलाया है तो हमारी पूरी बात सुने। नहीं सर, आपको सुनने के लिए बुलाया है। का मकसद ये है कि हमने बोलिए। हाँ बताएं, आदेश करें। बोलिए सर, कंटिन्यू कीजिए। मैं ये कह रहा था कि हम लोगों ने इस संबंध में लगातार पत्राचार किया और जो जांच हुई, जो जांचों में चीजें निकल करके आई और जो मीडिया में चीजें निकल करके आई और न्यूज में चीजें निकल के आई, वही चीजें सामने निकल आई कि इन सारी चीजों में पीएफआई का ही हाथ था। तो अब चूंकि सबसे अहम बात जो मैं बताने जा रहा हूं वो बात यह है कि 29 अप्रैल को कर्नाटक के मैसूर में पीएफआई का एक बड़ा लीडर मोहम्मद शकीफ एक बयान देते हैं। इफ्तार पार्टी जो कि धार्मिक आयोजन है, उस धार्मिक आयोजन में रेडिकलाइजेशन की बातें किया जाना, किसी सियासी जमात को, किसी संगठन को टारगेट करना, किसी एक खास पर्टिकुलर समुदाय को टारगेट करना और इस तरीके की बातें करना। और उसके बाद इन बातों, ठीक है मोहम्मद अतीक सीधे आरोप लगा रहे हैं भाई, इन्हीं बातों के सीधे आरोप लगा रहे हैं मजीदी जी। वो कह रहे हैं आप लोग हिंसा फैलाना चाहते हैं ईद के मौके पर। देखिए, मैं क्यों हिंसा फैलाना चाहूंगा? मैं तो पीएफआई का मेंबर भी नहीं हूँ, मैं तो मुस्लिम लीग का हूँ। मैं ये समझता हूँ कि इतनी जो सूफी साहब के पास जो इतनी सारी इंफॉर्मेशन है ना, तो भारत सरकार के पास इतनी इंफॉर्मेशन नहीं है, गृह मंत्रालय के पास इतनी इंफॉर्मेशन नहीं है, हमारी आईबी और रॉस के पास इतनी इंफॉर्मेशन नहीं है, जो हमारी सुरक्षा एजेंसीज हैं उनके पास इतनी इंफॉर्मेशन नहीं। इनके पास इतनी इंफॉर्मेशन है कि इनको तो गृह मंत्री बना देना चाहिए था, मुझे लगता है सिक्योरिटी के पर्पज पे। तो मुझे लगता है कि ये देखिए, इनको पास वेबिनार का भी डेटा है, इनके पास जो है अफ्तार पार्टी का भी डेटा है ना, और सारा का सारा जब इनके पास डेटा है तो हमारी सरकार सो रही है। सरकार तो इसका मतलब कुछ नहीं कर रही है। नहीं अतीक साहब, क्योंकि वो कह रहे हैं कि उनके पास तथ्य और सबूत भी मौजूद है। वो पुरानी जो घटनाएं हुई है वो भी गिनवा रहे हैं। आप तो खुद मुस्लिम लीग से जुड़े हुए हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि सरकार के पास इनसे ज्यादा असासे हैं, सरकार के पास इनसे ज्यादा बड़ा नेटवर्क है और सरकार को ही कार्रवाई कर रही है और सरकार इस बारे में कुछ नहीं कर रही है। और मैं इनसे मजीदी साहब से पूछना चाहता हूँ कि जो रामनवमी के जुलूस में जो डीजे पे जो है मुसलमानों को टारगेट करने के लिए गीत बजाए जा रहे थे और हजार तलवारें लेके लोग चल रहे थे, उसके बारे में इन्होंने कुछ लेटर नहीं लिखा। पीएफआई पे तो कार्रवाई होनी चाहिए, पहले से भी होनी चाहिए थी, आज भी होनी चाहिए। लेकिन ये एक तरफा कनेक्शन जो ये जोड़ रहे हैं, मुझे लगता है कि ये तो खुद संदिग्ध हैं। ठीक है, छोटा सा जवाब मजीदी जी आपसे, उसके बाद मैं अन्य मेहमानों के पास जाऊंगी। ये मुस्लिम ये जो भी श्रीमान जी किसी भी लीग से हों
उन श्रीमान जी को थोड़ा सा रिसर्च करके आना चाहिए कि सूफी खानका एसोसिएशन ने हर रेडिकलाइज पर तो जो भी किसी भी इंसानियत के काम का मुखालिफ है, दुश्मन है, उसके खिलाफ हमने पत्राचार किया है, चाहे वो करौली में पत्थर फेंकने वाले हो या तलवार घुमाने वाले चलाने वाले हो। हम लोग एक सेलेक्टिव हम लोग विरोध नहीं करते हैं, हम लोग बुराई का विरोध करते हैं, सेलेक्टिव विरोध नहीं करते कि अखलाक का विरोध की हत्या का विरोध किया जाए की हत्या का विरोध किया जाए। दावा पे बैन लगवाने वाली पार्टी मुस्लिम लीग है। मैं आपके बीच में नहीं बोला था, मैं आपके बीच में महोदय, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। आपको बात करने का तरीका आना चाहिए। आपको किसी की बात में, मैं आपकी बात में नहीं बोला था। आप जब भी अपना वक्तव्य दे रहे थे, मैं बीच में नहीं बोला था। ये तहजीब और अदब के खिलाफ है। आपको इतना ही अदब, उतनी तहजीब नहीं है कि जब कोई शख्स अपनी बात कह रहा है तो बीच में नहीं बोला। आप अपनी बात बीच में, मैं आपकी बात बीच में नहीं बोल रही हूँ। जब आपकी बात कर तो मैंने कहा मैं लखनऊ से हूँ, मैं जनाब लखनऊ से होने से किसी को तहजीब का सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता है। किसी को लखनऊ का होने से सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता। ठीक है, दिल्ली में मेंबर ऑफ लखनऊ में रहने से कोई जो है तहसीलदार नहीं बन जाता। ठीक है, मजीदी जी बोलिए। मैं ये कह रहा था कि लखनऊ में रह लेने से ही कोई अदबदार नहीं बन जाता है। लखनऊ में तो एक एनकाउंटर में वो खालिद सैफुल्ला भी मारा गया था, वो भी तो लखनऊ का ही था। क्या मतलब ये लखनऊ का होना इस बात का सबूत थोड़ी है कि वो फिर आप बीच में बोले ये आपकी तहजीब है, ये आपका अदब है, ये आपकी लखनऊ तहजीब है। मैं तो आपके बीच में नहीं बोला, आपको बहुत ज्यादा खराब मैं कतई नहीं कर गया, मैं कतई नहीं कर गया। आप लोगों का कलेक्टिव विरोध सामने आ गया कि आप लोग कलेक्टिव विरोध करते हो, आप के विरोध। जावेद अहमद जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी कि रोहिंग्याओं का कब्जा देखा गया है लंबे वक्त से कब्रिस्तानों की जमीन पर, और वो जमीनें जो कि बीजेपी लगातार अवैध कब्जों को मुक्त करवा रही है और एक तरफ आप लोग बढ़ावा देते हैं। ये आरोप है सीधा सीधा आप लोगों पर। जी ये कौन आरोप लगा रहा है? वो लोग आरोप लगा रहे हैं जो कभी मुगलों के नाम पर, कभी औरंगजेब के नाम पर, कभी बाबर के नाम पर, कभी रोहिंग्याओं के नाम पर, कभी बांग्लादेशियों के नाम पर पूरे मुस्लिम समुदाय को लांछित करते रहते हैं। अरे मुगलों से हमारा क्या रिश्ता है? हम कौन उनके वंशज हैं? या यहाँ पर जितने लोग डिबेट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसमें कोई है क्या उनका वंशज? हमारा डीएनए भारतीय है और हमारी वफादारी पर लगातार शक किया जाएगा और लगातार कहा जाएगा कि केवल अवैध अतिक्रमणकारी हम है। जब अतिक्रमण हो रहा था, ये अतिक्रमण क्या कोई गरीब आदमी या कोई बाहरी आदमी अपनी मनसा से, अपनी मर्जी से करा सकता है? ये अधिकारी उस समय कहाँ सो रहे थे जब इंक्रोचमेंट हो रहा था? आप कोई भी अगर देश की सुरक्षा पर अगर कहीं से खतरा है किसी से, वो कोई भी हो, अगर देश की नहीं जावेद साहब, इससे पहले तो सरकार आपकी थी ना, 2017 से पहले तो सरकार आपकी थी ना, क्या ये आपने कब्जा मुक्त करवाया? नहीं, आपने दिव्या जी, आपने पूरी जांच पड़ताल कर ली है कि ये रोहिंग्या सारे के सारे बांग्लादेशी 2012 से और 17 के बीच में आए थे। ये तो आरोप आपके। देखिए है क्या समस्या कि जब देश बिजली कटौती से जूझ रहा है, हाहाकार मचा है, महंगाई बेरोजगारी से हाहाकार मचा है, पेट्रोल के दामों से हाहाकार मचा हुआ है, तो इन तरीके के मुद्दों को कहीं ना कहीं से उठाया जाए, प्रायोजित किया जाए। पीएफआई से डिबेट चालू हुई थी 2006 में। ये पीएफआई बना था जिसको पहले कहा गया कि ये एनडीएफ है, नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट है। फिर इसमें तमिलनाडु, कर्नाटक, कहा कि राजस्थान के तमाम स्थानीय संगठन को जोड़कर पीएफआई बनी। इसका पंजीकरण कर्नाटक में हुआ। भारतीय जनता पार्टी की कई बार सरकार बनी, क्या कभी उस पर कोई कार्रवाई करने का प्रयास किया? अगर देश की सुरक्षा के लिए कोई खतरा है तो क्या वो उस पर कार्रवाई करेगी? क्या हम करेंगे? सीधा जवाब आपसे, कार्रवाई क्यों नहीं की गई अब तक? कदम पीछे। और वो कह रहे हैं कि आप सीधे एक धर्म विशेष को टारगेट करते हैं। धन्यवाद जावेद जी, हो गया आपका। जावेद जी हो गया आपका। अब आप हम सुने हमारी।
ये पीएफआई जैसे संगठन वही संगठन है जो जेएनयू में नारा लगाते हैं, जो अलीगढ़ में नारा लगाते हैं, जो अभी हाल ही में आपने देखा था कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में जिन्होंने लिखा था कि कश्मीर अभी झांकी है, पूरा हिंदुस्तान बाकी है। ऐसे ही लोग हैं और उनका ऐसा ही संगठन है जो लगातार इस बार ईद जैसे पवित्र पर्व पर, ईद जैसा त्योहार जिसमें हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक होता है, पूरे हिंदुस्तान में ईद जो है बढ़ चढ़ कर मनाई जाती है, पूरा विश्व ईद मनाता है। रोजेदार 5 महीने के बाद इसको ईद मनाते हैं, 30 दिनों के बाद रोजा रखने के बाद जो दिन आता है उसको ईद उल फितर कहते हैं, वो ईद मनाता है। और उस दिन पीएफआई जैसे मुस्लिम संगठन, ये कट्टरपंथी संगठन उस दिन अगर देश में अमन चैन खराब करने की बात करें तो जावेद जी इस पर आपको भी उठ के आना चाहिए, आपके नेता को भी उठ के आना चाहिए और कहना चाहिए कि इस पर पाबंदी लगाना चाहिए और पीएफआई के जो भी कार्यकर्ता है उनको जल्द से जल्द अरेस्ट करना चाहिए। आप जावेद जी नहीं, आप बचाव करने का काम न करें, आपको तो कहना चाहिए कि हम उसका विरोध कर रहे हैं। आप घुमाने वाला काम कर रहे हैं कि कब सरकार थी, कब क्या, कब घुमाया, मैंने जो हालात हैं जावेद साहब सुनिए एक मिनट, नहीं आप सुनिए बात हमारी। हर जगह आप जो है तो राजनीतिकरण न किया करिए, जहां पर देश की एकता की बात आए वहां पर हमेशा अपना क्लियर कॉन्सेप्ट रखा करिए और बताया करिए कि समाजवादी पार्टी पीएफआई के संगठन के साथ है, पीएफआई के खिलाफ है। आप खुलकर बताइए। अरे हमें कुछ नहीं के लिए आपका ऐसे जगह पर हमेशा झुमू रवैया रहता है। आपके नेता वही हैं जो 2022 में मुसलमानों का नाम तक मंच से नहीं ले रहे थे। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने टोपी लगा ली, वो भी जालीदार टोपी लगा ली और मुसलमानों के साथ फिर से छेड़ा और कपट करने का जो है उन्होंने एक नया ड्रामा पेश किया। यही अखिलेश यादव है जो चुनाव था तो मुसलमानों का नाम तक मंच से नहीं ले रहे थे, अपने ही नेताओं का नाम नहीं ले रहे थे और आज इसी वजह से समाजवादी पार्टी खत्म होती जा रही है। अब टोपी लगा जवाब दीजिए। मुसलमानों को बहका है, अब मुसलमान उनके बहकावे में नहीं आ रहा है। जवाब क्यों तो जवाब है कि जवाब देंगे। 10 बार सुन लीजिए, गृह मंत्री ने 10 बार जो है कि मुस्लिमों के रहनुमा बनते हैं, लेकिन वही अब आपसे छटकते जा रहे हैं। बात की क्यों नहीं, मैं 4 साल से सुन रहा हूँ के खिलाफ कार्रवाई मत करिए। आज कार्रवाई के नाम पर जो अकलियत की पहचान थे, जो बड़ा चेहरा थे, चाहे शफीकुर रहमान बर्क हो, चाहे आदम खान हो, चाहे कोई रहा हो, आज दूर होता चला जा रहा है क्योंकि जब अखिलेश यादव के करीब ये लोग बारी से की मानसिकता। शमशी जी आपने बोल दिया ना, जावेद जी की बारी। जावेद जी बोलिए। की राजनीति करते हैं जी का ये जो आरोप लगा रहे हैं ये झूठे मनगढ़ंत आरोप है। देश के किस राजनीतिक दल ने, किस विपक्षी दल ने या समाजवादी पार्टी ने, अखिलेश यादव जी ने कब कहा कि इसके विरुद्ध कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? आप खुद कदम बढ़ाते हैं और अपने कदम पीछे ले लेते हैं। क्यों ले लेते हैं? आपको बढ़कर अगर देश के लिए कोई के ऊपर भी बैन लगाया था, सुन लीजिए एक मिनट, आपको याद नहीं होगा, आपकी पार्टी से भी कभी समर्थन करती थी, लेकिन हमने जो है टीवी के खिलाफ कदम उठाए और आज पूरे सफाई आ रही हो आपके पास। जो भी ताकतें आएंगी, जो भी ताकतें को बांटने का काम करेंगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कई बर्दाश्त किया जाएगा। वोट की राजनीति जरूर करते हैं लेकिन देश को बांटने की राजनीति नहीं करते जावेद साहब। का आप जो है दूसरे। ठीक है शमशी जी, अब सुन तो लीजिए जावेद जी को। स्वागत करता हूँ। रुक जाइए सर, बारी बारी से बोलिए प्लीज, बोलिए जावेद जी। जी देश के लिए देखिए, देश की सुरक्षा राष्ट्र सर्वोपरि है, इस पर कोई किंतु और परंतु नहीं हो सकता है। लेकिन ये भोंडी राजनीति के लिए, घृणित राजनीति के लिए आप दूसरे पर आरोप लगाएं। सत्ता आपके पास है देश के अंदर, गृह मंत्री को आज पूरा अधिकार है। कर्नाटक की सरकार जहां पर उसका पंजीकरण हुआ है उनको अधिकार है। आप कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? आप कार्रवाई करिए। जब आपने बयान दिया किसी ने कोई विरोध नहीं किया, लेकिन पूरी तरीके से आप किसी के ऊपर आरोप लगा दे कि आप कार्रवाई नहीं करने दे रहे, तो बड़ी विचित्र स्थिति है कि देश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की हो। कह रहे हैं सरकार तो आपकी है ना, कार्रवाई करना आपकी जिम्मेदारी है, तो करिए ना। किसने रोका है करने से? हम रोक रहे हैं। जैसे ही गृह मंत्रालय के सुन लें, जैसे ही गृह मंत्रालय के संज्ञान में मैटर आया है, उनके पास चिट्ठी पहुंची है, उन्होंने देश के सभी जिलों को अलर्ट कर दिया और उसके साथ ही जहां कहीं पर भी सरकारें हैं सारे स्टेट में उन्होंने अलर्ट जारी कर दिया कि ईद और जो त्योहार है इसको। ठीक है मजीदी जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए मैं ये कहना चाहता था कि पीएफआई के पेज पर ही, ऑफिशियल पेज पर ही वो मोहम्मद शकीब का वीडियो पड़ा हुआ है
25 मिनट के उस बयान में मोहम्मद शकीब ने जो बातें की हैं वो बड़ी चौंकाने वाली बातें की हैं। जो लोग ये कहते हैं कि पीएफआई बहुत ही सीधा संगठन है और मानवता की बात करने वाला संगठन है, उनको वो बयान जरूर सुनना चाहिए कि 2006 में बनने वाला पीएफआई बात ये कह रहा है कि हम 30 सालों से लोगों को आगाह कर रहे हैं। तो जो संगठन 2006 में बना है यानी 16 साल पहले बना है, वो 30 साल पहले की बात कर रहा है, यानी ये वही बातें कर रहा है जो सिमी किया करती थी। ये सिमी का उत्तराधिकारी संगठन है जिसके बारे में हम लोगों ने कई बार कहा है कि ये सिमी का उत्तराधिकारी है, सिमी का उत्तराधिकारी है, और ये चीजें साबित हो गई हैं। और हमारी डिमांड यही है, हमारी मांग यही है कि वो व्यक्ति जो इस तरीके की सांप्रदायिक बातें, भड़काने वाली बातें, इफ्तार पार्टी जो कि धार्मिक कृत्य है, उस धार्मिक कृत्य में भड़काऊ भाषण दे रहा है, कर्नाटक सरकार उस व्यक्ति को ऊपर जो है एफआईआर दर्ज करे और उसे गिरफ्तार करे, उसके खिलाफ कार्रवाई करे। क्या ये मांग करना, अभी एक श्रीमान जी ने कहा कि भड़काऊ भाषण की बात की, क्या ये मांग करना अगर भड़काऊ है तो जी हाँ, हम लोग भड़काऊ बात करते हैं। देश की सुरक्षा की बात करना, अगर भड़काने की बात करना है तो जी हाँ, हम भड़काने की बात करते हैं। इंसानियत की बात करना अगर भड़काना है, कह रहे हैं कि अगर खतरे का अलर्ट वो बता रहे हैं तो गंभीरता से लेना चाहिए ना उस चीज को। आजाद साहब, शमशेर आजाद जी, आवाज आ रही है आपको? हम गंभीरता से ले रहे हैं। हमने कहा ना कि हमारे संज्ञान में जैसे ही गृह मंत्रालय के संज्ञान में ये मैटर सारा आया है, मुख्यमंत्री ने जो है तो फौरन ही अपने अधिकारियों को ये सूचित किया है कि उत्तर प्रदेश में जहां कहीं पर भी इस तरीके का माहौल बनता दिखाई दे, सख्ती के साथ पेश आए, और ऐसा कोई आदमी भी जो अक्षय तृतीया या ईद पर धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करेगा उस पर एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी। और सभी अधिकारी यहाँ पे चुप जरूरत है, रेलवे स्टेशन से लेकर बस अड्डों तक लेकर हॉस्पिटल और बड़ी बड़ी सारी इमारतों पर चौकसी पूरी तरीके से बढ़ा दी गई है। और सिमी और पीएफआई के जो भी हैं उनके ऊपर भी खास निगाह बनाई जा रही है कि कहीं से भी इनकी कोई भी अगर कार्यशैली इस तरीके से दिखी कि जो अमन चैन बिगाड़ने के लिए की जा रही है तो उसको योगी सरकार कहीं से भी माफ नहीं करेगी। ये हमारा आपके चैनल के माध्यम से एक बहुत बड़ा ऐलान है कि ये वही लोग हैं जो देश को हमेशा बांटने का काम करते हैं। ईद जैसे मौके पर इन्होंने साजिश करने की कोशिश की है, मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश की है, कभी रामनवमी में ये पत्थरबाजी करते हैं और उसके बाद अब उन्होंने देखा कि किस तरीके से सीए और एनआरसी में जब इनका कोई पत्ता नहीं चला तो अब ईद जैसे पर्व पर, अक्षय तृतीया जैसे पर्व पर इन्होंने एक देश को बिगाड़ने का काम किया। जहां हिंदू मुस्लिम गले लगकर एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं, वहां पर इन्होंने फिर एक बार कट्टरपंथी का अपने जो सबूत दिया है और उन्होंने माहौल खराब करने की जो कोशिश की है। पूरा देश इस वक्त अलर्ट मोड पर है और जरा सी भी अगर इन्होंने हरकत की तो सीधे वो एनएसए के तहत जेल के अंदर जाए। ठीक है, मोहम्मद अतीक, आजाद साहब सीधे सीधे कह रहे हैं कि सरकार पूरी तरीके से तैयार है और जो भी देश का माहौल खराब करने की कोशिश करेगा, देश के टुकड़े टुकड़े करने की कोशिश करेगा, देश को बांटने की कोशिश करेगा, उस पर एक्शन होना तय है। बिल्कुल होना चाहिए, एक्शन तो होना ही चाहिए। और पहले से भी जब पीएफआई पे, आज पीएफआई के बारे में बात नहीं हो रही है, पहले भी हो रही थी, लेकिन अब तक उस पर क्यों नहीं इतना सा कठोर संगठन पे जो है कोई कार्रवाई हुई। अभी जो शमसी साहब कह रहे थे कि जैसे ही लेटर मिला ये निर्देश जारी कर दिया, शमसी साहब को ये समझना चाहिए किसी एक आम आदमी के लेटर पे कार्रवाई नहीं होती है, कार्रवाई होती है सरकारी एजेंसी आएगी और जब अलर्ट देगी, जब इनपुट देगी उस पर कार्रवाई। ये तो खुद अपने सरकार को घेरे में लगा के खड़ा करने की एक संगठन कोई इमाम काउंसिल और फलाना कोई जो है लेटर लिख देता है उस पर चीफ मिनिस्टर, अरे चीफ मिनिस्टर एक बहुत बड़ा पद है और मुझे लगता है कि योगी तो बहुत हम हर आदमी की बात सुनते हैं, हम हर आदमी की बात सुनते हैं। अगर कोई आदमी भी हमको आगाह करता है, आदमी भी कोई हमको आगाह करता है, आईडी भी इंसान चलाता है, कोई रोबोट नहीं चलाते, आदमी चलाते हैं। जानकारी किसी आदमी को आ रही है तो उसको भी गंभीरता से किसी लेटर को क्रॉस चेक तो करा जाएगा। शमसी दी नहीं, क्रॉस चेक किया कैसे जाएगा जब पीएफआई पहले ही संदेह के घेरे में है, सीए एनआरसी के केस में उसको देखा जा चुका है, तो क्रॉस क्या करना है जब पहले ही वो जो है तो संगठन कोशिश हमको अभी लगातार जांच कर रहे हैं। अगर हमने क्रॉस ना किया होता तो अब तक गिरफ्तार अभी जांच पड़ताल करें, लेकिन उसके बाद अलर्ट पर कर दिया क्योंकि ईद का मौका है, ईद का मौका है। अगर ईद में जरा कभी चैन दिखेगा तो आपके जैसे टोपी वाले, आप ही के जैसे
के टोपी वाले यही आवाज उठाएंगे कि हमारा ईद का त्योहार था, भारतीय जनता पार्टी ने खराब कर दिया। इस वजह से सबको अलर्ट किया है। शायद आपको याद नहीं है कि क्रिया की प्रतिक्रिया वाला वर्ड आपको याद है कि नहीं याद है? कि अगर हम ईद पर इस तरीके से चौकसी न बख्शेंगे, इस तरीके से हम चौकसी अगर नहीं रखेंगे तो आप ही कल आवाज करेंगे, टोपी लगाकर आप बैठ जाएंगे चैनल पर और आप कहेंगे कि हमारा ईद का त्योहार है। तो सरकार तैयारियां पूरी है क्योंकि त्योहारी मौसम है, ईद भी नजदीक है और अक्षय तृतीया भी है। जी शमशी जी वही बता रहे हैं। इसी वजह से सरकार अलर्ट मोड पर है कि कहीं से भी देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश अगर कोई भी संस्था कोई भी आदमी करता है तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और ये एक बहुत बड़ा त्योहार होता है मुसलमानों का, जिसमें आप देखेंगे कल मोदी जी भी ईद की बधाई देंगे, योगी जी भी ईद की बधाई देंगे, सारे नेता एक दूसरे को बधाई देते हैं, बाकायदा गले मिलकर हिंदू और मुस्लिम इस तरीके से ईद मनाते हैं। सबसे बड़ा त्योहार ये हिंदुस्तान का होता है जो एक साथ सारे धर्म। बिल्कुल, भारत देश ऐसा ही है जहाँ पर अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं और इसलिए हर धर्म का सम्मान करना चाहिए, आपसी भाईचारे के साथ सभी को रहना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ ही फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक।